नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है। हमने लर्निंग अधिगम जाना और थॉर्नडाइक के हमने सीखने के नियम चर्चा परिचर्चा की इससे पहले, ठीक है। आज हम जानेंगे E.P. पावलक के बारे में। आपके सिलेबस के अनुसार हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। कहाँ के? रूस के शरीर विज्ञानी थे, ठीक है, जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इन्हें किसके क्षेत्र में दिया गया? इन्होंने पाचन क्रिया पे शोध किया था। कब? 1904 पे, ठीक है। 1904 में इन्होंने क्या किया था? पाचन क्रिया पे क्या किया था? शोध किया था, ठीक है। कुत्ते पर प्रयोग करते हैं। सीखना क्या है? एक अनुकूलित अनुक्रिया है, ठीक है। अधिगम जान लिया है, थॉर्नडाइक जान लिया है, आज हम पावलॉक जानेंगे, इसके बाद हम स्किनर जानेंगे। तीनों आपके सिलेबस में है, अधिगम भी है, पावलॉक भी है, थॉर्नडाइक भी है, स्किनर भी है। हमने दो जान लिए, ये तीसरी वीडियो है, इंपॉर्टेंट होगा आगामी आने वाले अध्यापक, सहायक अध्यापक LT के एग्जाम की दृष्टि से। उसी के साथ CTET, UTET, ठीक है, उनके लिए भी आपके लिए RTET, STET सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोगी है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, प्रत्येक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। PDF में नीचे मोर पे जाओगे, ठीक है, टाइटल ओपन करोगे तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा में भी आपको दे दूंगा, जुड़ना है। और वीडियो पसंद आए, आपको मैटर अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी है, कहीं ना कहीं आपको बेटर, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? I.P. पावलोव के बारे में। सन 1904 में संबंध किसे थे? रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया इन्होंने, ठीक है। कुत्ते की लाल ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया और एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल में स्थापित किया जहां लाल को एकत्रित किया गया, ठीक है। घंटी बजाते थे, कुत्ते के मुंह से लाल टपकती थी, ठीक है, उसमें इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो एक परिभाषा है, इनकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा के बारे में अगर बात करूं तो इन्होंने क्या बोला, बताओ मुझे, आप मुझे बताना कि इन्होंने जो I.P. पावलोव हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। परिभाषा कोई भी इनकी एक परिभाषा मुझे बता दो, ठीक है। इन्होंने एक परिभाषा दी, उनमें बताया कि विभिन्न प्रकार की आदतें जो कि प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुशासन पर निर्भर है, संबंध प्रतिक्रिया की श्रृंखला मात्र है, ठीक है, इनकी परिभाषा है। तो आइए अब जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो रूस के शरीर विज्ञानी थे जिन्हें 1904 में क्या पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अनुबंधन के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। गोचर की शुरुआत किसने की? I.P. पावलोव ने की थी, ठीक है। सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है, इनके द्वारा कहा गया। अगर बात करूं तो इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, उसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं? इसे परंपरागत प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसे सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, प्रतिस्थापक सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत हो गया, अनुक्रियात्मक अनुबंध उद्दीपन सहचर्य सिद्धांत और S अनुबंधन सिद्धांत और प्रतिक्रियात्मक अनुसंधान, इतने इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि I.P. पावलोव के सिद्धांतों के अगर नाम पूछ लेगा तो 4 ऑप्शन में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 3 आपका दे देगा, परंपरागत प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और आपका एक बाह्य पुनर्बलन का सिद्धांत देगा। जब आपको इसके अन्य नाम पता होंगे कि पावलोव ने कौन से सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, ठीक है। रूस के शरीर विज्ञान थे, 1904 में कुत्ते के इन्होंने क्या लाल ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये अन्य नाम है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर घुमाने के फॉर्मेट में पूछेगा तो अन्य नाम से पूछ देगा कि बता दो कि प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो I.P. पावलोव हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ के बारे में।
अर्थ क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रक्रिया को संबंध सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया कहा जाता है। क्या बोला है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसे ही संबंध सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया कहा जाता है। इसका कारण अनुबंधन होता है। इसका कारण क्या होता है? अनुबंधन होता है। इसे कुत्ते पर प्रयोग किया गया। जो मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधन के कारण करने लग जाता है। ठीक है, चित्र में संलग्न देखो कुत्ता है। ठीक है, ये क्या है? कुत्ता है। सबसे पहले पालतू भी इसे ही बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले पालतू अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते का ही पूर्वज था। ठीक है, तो कुत्ते पे प्रयोग कर दिया किसने? आई.पी. पॉवलोव ने कर दिया। ठीक है, तो प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे किया। यह नियम सहचर्य नियम पर आधारित है। क्या है? सहचर्य नियम पर है। यूसीएस अनुबंधन से पूर्व क्या? भोजन। यूसीएस क्या है? भोजन है। ठीक है, और यूसीआर क्या है? लार का टपकना है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पावलोव का सिद्धांत में थ्योरी में यूसीआर का संबंध किससे है? लार का टपकना है। ठीक है, मूल उद्दीपक क्या था? आकर्षित कौन कर रहा था? कुत्ते को भोजन कर रहा था। और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? उसके लार का टपकना था जो मूल क्रिया है। ठीक है, और वही मूल उद्दीपक के अगर अन्य नाम पूछें तो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, अनुबंधित उद्दीपक हो गया और प्राकृतिक उद्दीपक इसके क्या हैं? मूल उद्दीपक के अन्य नाम है। अनुबंधन के नियम सीएस क्या थी? सीएस का संबंध घंटी से। ये क्या था? एक कृत्रिम उद्दीपक था। ठीक है, अन्य नाम के थे इसके अनुबंधन उद्दीपक हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपक और सहायक उद्दीपक था। ठीक है, यूसीएस क्या था? भोजन था। ठीक है, घंटी बजाता था, उसके बाद कुत्ते को भोजन देता था। ठीक है, घंटी बजाने से कुत्ते समझ जाता था कि मुझे भोजन मिलेगी, जिसमें यूसीआर का संबंध किससे था? लार का टपकना था, जो क्या थी? एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। ठीक है, घंटी बजाता था, कुत्ते को समझ आता था कि भोजन मुझे मिलने वाला है और वो उसके मुंह से लार टपकती थी। ठीक है, फिर अंतिम स्थिति क्या हुई? देखो सीएस घंटी बजाई, लाल का टपकना सीआर हुआ। ठीक है, तो सीएस बराबर सीआर संबंध प्रतिक्रिया अनुबंधित प्रक्रिया हो गई। यूसीएसआर बराबर यूसीआर हो गया और सीएस बराबर यूसीएस बराबर यूसीआर हो गया और सीएस बराबर सीआर हो गया। सीएस जिसमें घंटी हो गया और सीआर आपका क्या हो गया? लार का टपकना हो गया। ठीक है, तो इतना समझ गए हैं। नोट करना है केवल घंटी के उपस्थित होने पर लाल टपकना क्या? संबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है। घंटी के उपस्थित होने पर ही लाल टपकना क्या था? संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है कि सॉरी, घंटी बजने के साथ उसने अपने आप को संबंधित कर लिया था कि घंटी बजने पर मुझे क्या मिलता है? मुझे भोजन मिलता है, और उसके मुंह से क्या? लार टपकता था। ठीक है, जब लगातार सीएस को उपस्थित किया गया तो सीआर का बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। सीएस क्या बताया हमने? बताओ, सीएस क्या था? घंटी। जब लगातार घंटी को उपस्थित किया गया तो सीआर लार का टपकना बंद हो जाना ही क्या था? विलोपन कहलाता है। अनुबंधन के अगर प्रकार पढ़ें तो इसमें सहकालिक अनुबंधन। ठीक है, घंटी प्लस भोजन साथ साथ। ठीक है, घंटी प्लस भोजन साथ साथ हुआ, घंटी बजाए उसके बाद भोजन दिया गया। ठीक है, विलंबित अनुबंधन में सीएस की यूसीएस से शुरुआत हुआ, अंत में दोनों होता है। ठीक है, सीएस और यूसीएस से शुरुआत होता है, अंत में दोनों को एक साथ किया जाता है। और तीसरा है अवशेष अनुबंधन, जिसमें सीएस और यूसीएस से पहले लेकिन समय अंतराल से होता है। पश्चिगामी अनुबंधन, यूसीएस सीएस से पहले दिया जाता है। यूसीएस क्या था? मुझे बताएं, यूसीएस का संबंध किससे है? सीएस का संबंध। सीएस का संबंध किससे था? सीएस का संबंध तो घंटी से था। यूसीएस का संबंध आप मुझे बताएंगे। ठीक है, देखो नोट करना, इस सिद्धांत में उद्दीपन सामान्यीकरण व्यवस्थित हो गया क्या? और विस्वेदीकरण हो गया, अनावृत्ति व विभेदन पर बल दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? प्रेरक का अभाव हो गया, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव हो गया जिसे निकट का संबंध कहा गया, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति बार बार दोहराने से जल्दी अनुबंधन हो गया। चौथा, इसमें नियंत्रित वातावरण बाधा डालने वाले तत्व ना होना हो गया। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अस्वस्थ में नहीं होता है। लिंग का प्रभाव लड़कियों में ज़्यादा होना। ठीक है, बुद्धि का प्रभाव मंद बुद्धि में ज़्यादा होना, इसके क्या है? ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, विभेदीकरण हो गया, आयु मतलब छोटे बच्चों से ज़्यादा हो गया, विलोप हो गया और सामान्यीकरण व सहचर्य नियम का प्रभाव हो गया। ठीक है, ये इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं। पावलोव अधिगम सिद्धांत विशेष की बात करें तो सीखने का आधार क्या है? अनुबंधन है। इस सिद्धांत के प्रमुख इन्होंने नियम बताए। उसमें पहला इन्होंने क्या? उत्तेजन का नियम बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि तटस्थ अनुबंधित उद्दीपक सीएस को यूसीएस के
के साथ उपस्थित करने पर CS प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न करती है। ठीक है, जो CS है घंटी को UCS के साथ उपस्थित करेंगे तो उसमें CS प्राणी में क्या उत्तेजना उत्पन्न होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आंतरिक अवरोध का नियम। ठीक है, इसमें क्या बताया इन्होंने, विलोपन का नियम। इसके अनुसार CS के बाद UCS नहीं मिलने पर प्राणी CS के प्रति अनुक्रिया करना कम कर देता है तो विलोपन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब CS के बाद UCS नहीं मिलता है, घंटी बजाने के बाद जब भोजन नहीं मिलता है तो प्राणी क्या CS के अनुक्रिया को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो यही क्या विलोपन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तीसरा इन्होंने बताया बाह्य अवरोध का नियम। ठीक है, इसके अनुसार सीखने के दौरान CS अनुबंधित उद्दीपन के साथ साथ नया उद्दीपन दिया जाता है तो सीखने की गति धीमी हो जाती है, जैसे घंटी व भोजन के मध्य किसी गाड़ी की आवाज़। ठीक है, देखो घंटी बजा रहे हैं, भोजन रखा है और बीच में किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, उससे क्या हो जाएगा, सीखने की गति क्या हो जा रही है, धीमी हो जाती थी। ठीक है, चौथा बताया उद्दीपक CS तथा स्वाभाविक उद्दीपक UCS का क्रम। ठीक है, मध्य का समय अंतराल अधिगम को प्रभावित करता है, अंतराल अधिक होने पर सीखना कमजोर होता है। ठीक है, पांचवा इन्होंने बताया उद्दीपक सामान्यीकरण। मूल उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति वही अनुक्रिया करना है। ठीक है, छठा इन्होंने बताया क्या, विभेदन बताया। प्रयासों के साथ साथ प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपन व अन्य समान उद्दीपकों के प्रति अंतर करना सीख लेता है, यही विभेदन है। ठीक है, सातवां बताया उच्च कोटि अनुबंधन। इनने क्या कहा कि इसका तात्पर्य जब बार बार घंटी को भोजन से पहले उपस्थित किया जाता है तो इतना प्रबल हो जाता है कि लाल की प्रक्रिया जो पहले घंटी की आवाज़ पर होती थी वह रोशनी जलते ही होने लगती है। यह उच्च कोटि क्या है, अनुबंधन है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जब बार बार घंटी को भोजन से पहले उपस्थित किया जाता है, घंटी बजाने से ही भोजन को पहले उपस्थित किया जाने लगा तो लाल की प्रक्रिया और तेजी से होने लगी। ठीक है, उसकी लाल की प्रक्रिया तेज होने लगी, जैसे रोशनी जलती थी तो उसे क्या लाल आने लग जाती थी, क्योंकि घंटी बजाए बिना उसे भोजन देने का क्या कर दिया गया था, उसके साथ उसे सहचर्य में डाल दिया गया था। ठीक है, आठवां है विलोपन तथा स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, विलोपन लगातार CS को उपस्थित करने पर CR बंद हो गया, लगातार CS को उपस्थित करने पर CR बंद हो गया। स्वतः पुनर्लाभ, इसका तात्पर्य विलोपन के कुछ समय बाद जब पुनः CS दिया जाता है तो कुत्ता फिर से CR करता है। ठीक है, देखो CS CR UCS इसमें इंपॉर्टेंट है, वो पहले डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, नौवां है इसमें पुनर्बलन। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत में भोजन पुनर्बलन है। और 10वां है आभासी अनुबंधन। प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण अपने आप लाल स्राव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यही आभासी अनुबंधन है। यही क्या है, आभासी अनुबंधन है। अब जानते हैं अनुबंधन अनुक्रिया की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका विशिष्ट केवल उद्दीपन से उत्पन्न होता है। ठीक है, विशिष्ट केवल किससे, उद्दीपन से उत्पन्न होता है। अस्थायी व अस्थिर होता है। ठीक है, संपूर्णता पर आधारित होता है। चौथा, बच्चों के अनुबंधन अनुक्रिया जल्दी होती है। पांचवा है लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। छठा है अनुबंधन अनुक्रिया बच्चों में भी जल्दी होता है। इन्होंने क्या बोला, जो अनुबंधन अनुक्रिया है ये बच्चों में भी जल्दी होता है। ठीक है, अनुबंधन प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया कि अनुबंधन उद्दीपन के प्रकार इन्होंने क्या क्या बताए। पहला इन्होंने बताया प्रत्यात्मक बताया। ठीक है, इसमें सकारात्मक भोजन था। दूसरा इन्होंने विमुखी बताया जिसमें नकारात्मक क्या था, नेगेटिव दंड देना था। ठीक है, अब देखो इसका जो इनका पावलोव का जो अनुक्रिया अनुबंधित सिद्धांत था, इसका शिक्षा में क्या उपयोगिता है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। ठीक है, जो क्या है, जो पावलोव का सिद्धांत है क्या करता है, बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। वह सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी है। सुलेख व अक्षर विन्यास में क्या है, ये उपयोगी है। कौन सा, पावलोव का
अनुक्रिया अनुबंधी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बालक में भाषात्मक विकास में सहायक है, ठीक है। पावलोव का सिद्धांत क्या है, बालक में भाषात्मक विकास में सहायक है। तीसरा समूह निर्माण में उपयोगी है, ये क्या है, ये सिद्धांत समूह निर्माण में उपयोगी है। यही आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होगा कि शिक्षा में क्या उपयोगिता है, ठीक है। जो पावलोव का सिद्धांत है इसका शिक्षा में उपयोगिता पूछेगा और 4 स्टेटमेंट आपको बना के देगा, आपको स्टेटमेंट ढूंढना है और राइट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तीसरा इसमें बताया गया बालक में भय को दूर करने में उपयोगी है, भ्रम को दूर करने में उपयोगी है। वाटसन ने खरगोश व बच्चों पर प्रयोग किया था, वाटसन ने क्या खरगोश व बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है। वो खरगोश के साथ खेलता है, ठीक है, बच्चा क्या खरगोश के साथ खेलता है और अचानक खेलते खेलते उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो क्या होता है फिर खरगोश को पकड़ने भी उसके साथ खेलने में भी उसमें क्या उसे डर लगता है, ठीक है। तो भय को दूर करने में उपयोगी है ये, ठीक है। आदतों के निर्माण में उपयोगी है, बुरी आदतों को दूर करने में उपयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने में उपयोगी है। और आपका 6 पॉइंट है ये शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में धनात्मक व्यवहार अभिवृत्ति मूल्य के विन्यास में सहायक है। यह सिद्धांत मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है, ठीक है, मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है। यह सिद्धांत क्या बोल रहा है कि देखो सिद्धांत भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। यह सिद्धांत शिक्षण में सहचर्य व सहायक सामग्री में उपयोग पर बल देता है। वह सिर्फ दृश्य सामग्री को क्या करता है, बल देता है। 10वां पॉइंट है भय प्रेम और घृणा के भाव जागृत करने में उपयोग में यह प्रयोग सहचर्य नियम पर आधारित है। वाटसन ने इसी सिद्धांत को अपने 11 माह के बच्चे अल्बर्ट व खरगोश पर प्रयोग किया था। वाटसन ने इसी सिद्धांत का अपने 11 माह के बच्चे और अल्बर्ट व खरगोश पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कदाचारी, ठीक है, समस्या परक व कुछ समायोजित बच्चों को उपचार में उपयोगी है पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन में सहायक होता है पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। तो पावलोव का सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण है, कैसे उपयुक्ता है, बालक में इसके सिद्धांत से किस प्रकार बालक में विकास किया जाता है, उनके किस प्रकार गुणों को बाहर निकाला जा सकता है, उनके जो नेगेटिविटी है उन्हें बाहर किया जा सकता है, उनमें सीखने के प्रति क्या ललक पैदा की जाती है। पावलोव का ये सिद्धांत बताता है बालक में भाषात्मक विकास में सहायक है, समूह निर्माण में सहायक है और उनके व्यवहार में अनुशासन की भावना का विकास करता है। तो पावलोव का शिक्षा में जो बच्चों को क्या उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है इसमें भी ये क्या है उपयोगी है, ठीक है। अब देखो विशेष फैक्ट है आपके लिए, पावलोव विशेष फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। भोजन व घंटी के मध्य समय अंतराल 4 से 5 सेकंड या 400 से 500 मिली सेकंड का होता था, ठीक है। पूछ लेगा कि पावलोव ने जो क्या किया था, जो इसने प्रयोग किया था उसके मध्य समय अंतराल 4 से 5 सेकंड या 400 से 500 मिली सेकंड होता था, ठीक है। पावलोव एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी हैं। पावलोव सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, थॉर्नडाइक देगा, कोहलबर्ग देगा, पावलोव देगा और कोप्ता देगा। तो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं, तो ईपी पावलोव मानते हैं, आईपी पावलोव मानते हैं, ठीक है। पावलोव के सिद्धांत में सीखने एक स्थायी व आंशिक रूप है। सीखना क्या है, सीखना अस्थायी है, वो आंशिक रूप है और जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है यही क्या है, यही सीखना है, यही क्या है अधिगम है, ठीक है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है तथा व्यवहार में आंतरिक होता है, व्यवहार में क्या आंतरिक होता है। 1920 में इस सिद्धांत पर वाटसन व रेनर ने अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग किया था, ठीक है। वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग किया था 1920 में, उनके साथ रेनर भी समर्थक थे, उनके साथ उनने भी प्रयोग किया था। यह सिद्धांत शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यों को समझने में सहायक होता है और चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। तनाव उत्पन्न पीड़ा शून्यता को सीखने में उपयोगी है। मायर व किट का प्रयोग इसके लिए क्या है उपयोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंगिक उत्तेजन की व्यवस्था में उपयोगी है, ठीक है। रैकमैन ने इस पे प्रयोग किया था। यह सिद्धांत यांत्रिक है, उच्च मानसिक क्रियाओं को सीखने के लिए उपयोगी नहीं है, जैसे समस्या समाधान चिंतन आदि, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आपका क्या है, तीसरा प्रबलन सिद्धांत है, ठीक है। तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है, गणित निगमन सिद्धांत, विधिक सिद्धांत हो गया, ठीक है। आवश्यकता अवलोकन
अवकलन सिद्धांत हो गया, ठीक है, सबलीकरण अवलोकन सिद्धांत हो गया, चालक न्यूनता सिद्धांत, ठीक है, यथार्थ का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत, जैविकी सिद्धांत और क्या आम्स संशोधन सिद्धांत इस पर महत्वपूर्ण है। प्रतिपादक कौन है? CL हल है, ठीक है, 1915 में सिद्धांत दिया और एवं इसका संशोधन 1942, 43, 1952 और 53 में हुआ, ठीक है। CL हल ने प्रतिपादन किया था, ठीक है, 1915 में इसको दिया था। संशोधन, पहला संशोधन 1942 से 43 में हुआ, दूसरा संशोधन इसमें 52 से 53 में हुआ, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद के सिद्धांत है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पॉलोक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। जो क्या है, हल का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक और पॉलोक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। CL हल ने क्या बोला, इनका आधार वाक्य था, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, कोई भी कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है, न होने पर क्रियाशील बन जाती है। किसने कहा? आधार वाक्य है CL हल का, ठीक है। प्रयोग किस पे? चूहे पर। SOR सूत्र को स्वीकार किया। इन्होंने स्वयं एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे B बराबर D गुणा H कहा गया। B क्या था? B आपका व्यवहार था, D क्या था? D ड्राइव था, चालक, और आपका H क्या था? H आपकी आदतें हैं, ठीक है। B बराबर D गुणा H, हिंदी में व्यवहार बराबर चालक गुणा आपका आदत, ठीक है। शिक्षा में उपयोगिता किस प्रकार है? तो यह सिद्धांत सीखने में आवश्यक तथा प्रेरणा के ऊपर बल देता है, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है, ठीक है। यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, कृत्रिम प्रोत्साहन और पुरस्कार के प्रयोग पर यह बल देता है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर ने किस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत कहा? जो CL हल ने दिया था, ठीक है, CL हल ने दिया था। क्लार्क CL हल अधिगम सिद्धांत विशेष क्या है? देखो, यह अधिगम सिद्धांत व्यापक है, इसमें स्थापन का सिद्धांत और प्रभाव का नियम भी शामिल है। अधिगम की विधिवत व स्पष्ट प्रकृति प्रस्तुत करता है, खोज व अनुसंधान को महत्व देता है, गणित में सत्र नियम और सत्र उपनियम पर आधारित है। इसमें प्रमेय की संख्या कितनी है? 133 है। पूछ लेगा आपका जो CL हल का अधिगम सिद्धांत है उसमें प्रमेय की संख्या कितनी है? 133 है, ठीक है। हल द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चर कौन सा है? पहला इन्होंने आदत शक्ति बताया, दूसरा चालक बताया, तीसरा प्रोत्साहन बताया, चौथा इन्होंने क्या बताया? प्रतिक्रिया प्रतिरोध बताया, पांचवा क्या? अनुबंधित अवरोध बताया, छठा इन्होंने सशक्त प्रतिक्रिया, सातवां सामान्यीकृत आदत शक्ति, आठवां सामान्यीकृत सशक्त प्रक्रिया, नौवां इन्होंने बताया कुल अवरोधात्मक शक्ति हो गया, और 10वां अनिश्चित प्रतिक्रियात्मक शक्ति हो गया, ठीक है। ये इनके क्या थे? इनके मध्यवर्ती चर थे। इन्होंने कुछ पूर्ववर्ती चर भी बताए जिसमें क्या? पुनर्बलन की संख्या हो गया, ठीक है, चालक स्थितियां होगी, उत्तेजक की तीव्रता होगी, अनुक्रियात्मक कार्य हो गया, पुरस्कार की मात्रा होगी। ये इनके क्या? पूर्ववर्ती चरों के अंतर्गत थे। CL हल का प्रबलन सिद्धांत में विशेष तथ्यों की बात करें तो हल का सिद्धांत परिसीमित प्रयोगात्मक आधार पर है, ठीक है। यह अधिक गणितीय, संख्यात्मक और सैद्धांतिक पूर्ण व स्थायी है। CL हल का सिद्धांत यह नियमों में उपनियमों व निष्कर्षों पर आधारित है, परिकल्पित निगमन विधि पर आधारित है, ठीक है। CL हल का जो सिद्धांत है ये क्या है? परिकल्पित निगमन विधि पर क्या है? आधारित है। हल के नियम, ठीक है, इन्होंने शारीरिक प्रसाधन नियम 1 से 2 दिया, जिसमें शरीर में जन्म के समय लक्ष्य उन्मुख अनुक्रिया की क्या उत्तरोत्तर क्रम में होती है। स्नायु संबंधी उत्तेजनाओं में अंतःक्रिया होती है जो बाद में अंतः कार्यों में प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया चालक व अनुक्रिया प्रोत्साहन, ठीक है। नियम 3 दिया, यदि अनुक्रिया उत्तेजना संकेत के साथ संबंधित हो तो दोनों चालक प्रसूत उत्तेजना को कम करने वाले हो जाते हैं। उस उत्तेजना संकेत में अनुक्रिया को प्रोत्साहन करने की अधिक शक्ति होती है, ठीक है। तीसरा बताया आदत निर्माण व पुनर्बलन, ठीक है। नियम 4 दिया, इन्होंने बताया कि आदत शक्ति क्रमित व पुनर्बलन से बढ़ती है। चौथा बताया प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व बताए। नियम 5 से 8 तक हैं, जिसमें प्रतिक्रियात्मक शक्ति अनुक्रिया को करने की प्रवृत्ति की शक्ति है। इसको निम्न तत्व प्रभावित करते हैं, जिस चालक, ठीक है। चालक नियम 5 में बताया इन्होंने चालक के बारे में। चालक अनुक्रिया आदत की शक्ति को प्रतिक्रियात्मक शक्ति को सक्रिय बनाता है। उद्दीपन तीव्रता को उन्होंने नियम 6 में बताया।
प्रतिक्रियात्मक शक्ति इस पर आधारित है। ठीक है, प्रोत्साहक अभिप्रेरणा की बात इन्होंने नियम 7 में कहा। प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रोत्साहन के रूप में आधारित है। आदत की शक्ति के बारे में इन्होंने नियम 8 में बताया। प्रतिक्रियात्मक शक्ति उस आदत की शक्ति पर आधारित है जो चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावी होता है। ठीक है, और इन्होंने प्रतिक्रियात्मक शक्ति का अवरोध 9 में बताया। और सामान्यीकृत आदत शक्ति और सामान्यीकृत प्रतिक्रियात्मक शक्ति नियम 10, 11 और 12 में इसके बारे में परिचर्चा की। जब उत्तेजक समान हो तो आदत की शक्ति सामान्यीकृत शक्ति बन जाती है। नियम 10 में कहा आदत की शक्ति चालक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, उद्दीपन, तीव्रता पर आधारित होती है। नियम 11 में कहा और प्रतिक्रियात्मक शक्ति समय समय पर बदलती रहती है। नियम 12 में कहा। ठीक है, छठा इन्होंने बताया वास्तविक अनुक्रिया। नियम 13 में क्या कहा, प्रतिक्रियात्मक शक्ति पर वास्तविक अनुक्रिया घटित होती है। और नियम 14 में इन्होंने बताया निष्कर्ष प्रतिक्रियात्मक शक्ति अव्यय प्रतिक्रिया जितनी कम होगी प्रतिक्रियात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्या बताया नियम 14 में? ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि पॉलक के नियम 14 में क्या व्यक्त किया गया निम्नलिखित में, तो उसमें क्या किया गया, उसमें बताया गया कि अव्यय प्रतिक्रिया जितनी कम होगी प्रतिक्रियात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। नियम 15 में क्या बताया, प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रतिक्रियात्मक विचार पर आधारित है। 16 में बताया कि प्रतिक्रियात्मक शक्ति निरंतर पुनः अनुबरण का परिणाम है। ठीक है, 17 में क्या बताया, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं तथा विभिन्न समय में एक ही व्यक्ति की शारीरिक स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने एक इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की, किसके, आई.पी. पॉलक के बारे में, कुत्ते के प्रयोग में के बारे में चर्चा परिचर्चा की। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, तो मैंने बताया जो पॉलक थे कहाँ के, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, मुझे फटाफट बताना। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बताओ मुझे, बताओ, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने खाना जो प्राकृतिक उद्दीपक था, ठीक है, लार क्या था, स्वाभाविक क्रिया थी, और घंटी क्या थी, घंटी की आवाज़ कृत्रिम उद्दीपक था। ठीक है, यूसीआर इनके बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। तो हमने लर्निंग अधिगम पढ़ा, थॉर्नडाइक के नियम पढ़े, पॉलक के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लिया, और इन नियमों द्वारा शिक्षा में किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है और बालकों में इन नियमों के द्वारा उनके गुणों को कैसे निखारा जाता है, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और वही पूछेगा कि निम्नलिखित में से आई.पी. पॉलक के नियम द्वारा बालक में किस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ेंगे। किसने दिया, B.F. स्किनर ने दिया था। ठीक है, कहाँ के, अमेरिका के थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में काम करते थे। ठीक है, साइंस एज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम की पुस्तक इन्होंने प्रतिपादित की। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, इनने आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत दिया। ठीक है, स्वाभाविक पुनर्मरण का सिद्धांत दिया। तो तीसरा भाग हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम स्किनर के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आपका अधिगम हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, आई.पी. पॉलक हो गया, और हमारे क्या हो गया, हमारा स्किनर कंप्लीट हो जाएंगे। सीखना और सीखने के सिद्धांत हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में जो मानसिक मंदता है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा को संलग्न कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिएगा। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा, आप वहां से बिल्कुल निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।